दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू लॉ लॉन। माई सेल्फ शिवम शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी के सेक्शन 2 के बारे में, जिसमें हम डेफिनेशंस को कवर करेंगे। और इसकी पहली लाइन ही क्या कहती है कि इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कि जब तक कि इस संहिता में संदर्भ से अन्यथा कोई बात नहीं होगी तब तक इन डिफिनीशंस में दिए हुए जो मीनिंग्स हैं उनका वही मतलब होगा जो इन डिफिनीशंस में दिया गया है। दोस्तों सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में हम एक्ट को पढ़ेंगे, और जो ये एक्ट है सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट दोनों को एक तरह से ही ट्रीट करेगा। सिंगल एक्ट अगर किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारा जाए, एक बार में ही उसको पॉइजन दिया जाए, या फिर एक बार में ही उसकी एक ही सिंगल बुलेट से उसकी डेथ कॉज कर दी जाए, तो ये सब कुछ सिंगल एक्ट में आएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 20, 25, 50 थप्पड़ एक साथ लगा दिए जाए तो सीरीज ऑफ एक्ट होगा। अगर उसको पॉइजन दिया जाए थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग टाइम पे दिया जाए तो सीरीज ऑफ एक्ट होगा। तो जो एक्ट है सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट को एक तरह से ही ट्रीट करेगा, दोनों में कोई भेद नहीं करेगा। और इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। एक्ट सीरीज ऑफ एक्ट और सिंगल एक्ट दोनों को एक ही तरह से सेम तरह से ट्रीट करेगा, डिनोट करेगा। और अब हम देखते हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 को, जिसमें हम एनिमल को पढ़ेंगे कि एनिमल मतलब पशु, जानवर। कौन होगा? एनी लिविंग क्रिएचर, कोई भी जीवित प्राणी या जीवन को धारण करने वाला जीवधारी इसमें आएगा, एनिमल में आएगा। लेकिन कैसे? अदर देन ह्यूमन बीइंग, मतलब जो मानव जाति से, ह्यूमन बीइंग से अन्यथा होगा, मतलब मानव जाति के अलावा कोई भी जीवित प्राणी वो किस में आएगा? एनिमल आएगा, पशु की श्रेणी में आएगा। और डिफिनेशंस क्या कहती है? एनिमल्स का मतलब होता है एनी लिविंग क्रीचर, कोई भी जीवित प्राणी जो ह्यूमन बीइंग से अन्यथा हो, अदर देन हो। और अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3 में चाइल्ड को, और चाइल्ड का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति होगा चाइल्ड, जो कि क्या होगा? 18 ईयर्स से अंडर होगा, बिलो होगा। 80 बिलो 18, अंडर 18 का कोई भी व्यक्ति चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। और इसकी डिफिनेशन क्या कहेगी? चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन जो बिलो हो एज ऑफ 18 ईयर से छोटा कोई भी व्यक्ति चाइल्ड में आएगा। और इसको हम और दूसरे एक्ट में भी देख लेते हैं कि जैसे कि पॉक्सो हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड मेजोरिटी एक्ट। इनमें जो चाइल्ड की एज बताई गई है बिलो 18 ही बताई गई है। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसमें जो है मेल की 21 और फीमेल चाइल्ड के लिए 18 ईयर्स एज बताई गई है। एंड जो दूसरा है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसमें जो चाइल्ड की एज बताई गई है 14 ईयर्स बताई गई है, और जो एडोलेसेंट की एज बताई गई, किशोर की एज बताई गई है, वो 14 टू 18 ईयर्स बताई गई है। एंड जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा से रिलेटेड एक्ट है, उसमें जो 6 टू 14 ईयर्स के चाइल्ड की बात करी गई है। लेकिन जो बीएनएस है, बीएनएस को हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड की एज को कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, 7 टू 12, फिर 16 और फिर 18। अगर 7 ईयर का कोई चाइल्ड है और उससे कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। और अगर वही दूसरी तरफ चाइल्ड की एज 7 टू 12 है तो उसकी मैच्योरिटी टेस्ट पे डिपेंड करेगा कि उसकी लायबिलिटी बनेगी या नहीं। लेकिन अगर 12 टू 18 तक एज है तो वो बीएनएस एंड जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर 16 टू 18 ईयर का कोई चाइल्ड होगा तब वहां पर जेजे बोर्ड देखेगा कि उसने एडल्ट वयस्क की समझ के साथ अगर वो एक्ट किया है, और ये कब देखेगा? जब उसने कोई जघन्य ग्रीवियस ऑफेंस किया होगा, तब वहां पर जेजे बोर्ड उसको नॉर्मल ट्रायल के लिए बीएनएस के अकॉर्डिंग नॉर्मल कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। और अब हम सब सेक्शन 4 में काउंटरफीट को देखेंगे। तो पहले हम टेबल से देखते हैं कि आ पर्सन, अगर किसी व्यक्ति ने कॉज किया है, कोई भी कॉज कुछ करता है, वन थिंग, किसी भी एक वस्तु को रिजेंबल करता है, सदृश कर देता है, कैसे? अनदर थिंग, किसी अन्य वस्तु के समान बना देता है। और उसका इंटेंट क्या होता है? आशय क्या होता है कि उस सादृश्यता का प्रयोग किया जाएगा, किसमें किया जाएगा? प्रैक्टिस किए में, डिसेप्शन, प्रवंचना करने में उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। और या फिर वह जानता है कि संभावना है कि उससे प्रवंचना, डिसेप्शन किया जाएगा, तब यह कहा जाएगा कि उसने काउंटरफीट किया है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन में भी यही बताया, एक पर्सन सेड काउंटरफीट तब कहा जाएगा जब किसी एक वस्तु को, वन थिंग को अनदर थिंग के रिजेंबल, सदृश कर देता है, और उसका इंटेंट क्या होगा? जो सादृश्यता है उसका प्रयोग किया जाएगा डिसेप्शन, प्रवंचना करने में, या फिर और वो नोइंग इट टू बी लाइकली, और वो जानता है उस संभावना को कि
वहां पर प्रवंचना की जाएगी। एंड इसका एक्सप्लेनेशन जो 1 है वो क्या कहता है, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। मतलब यह आवश्यक नहीं है कि काउंटरफिटिंग जो कूटकरण किया गया है तो उसमें जो नकल है वो एग्जैक्ट हो, हूबहू हो। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि व्हेन अ पर्सन कॉज करता है वन थिंग को, किसी भी एक, जब कोई एक व्यक्ति किसी एक वस्तु को रिजेंबल करता है अनदर थिंग, किसी अन्य वस्तु से सदृश बना देता है, और वह जो रिजेम्बलेंस है, सादृश्यता है, सच दैट ऐसी सादृश्यता का प्रयोग से कोई भी व्यक्ति डिसीव, धोखा खा जाएगा, छल हो जाएगा उसके साथ, देयर बाय, तो इट शैल बी प्रेज्यूम्ड, यहाँ पर यह परिकल्पना की जाएगी, समझा जाएगा, अनटिल द कंट्रेरी, जब तक कि अन्यथा में कोई विपरीत बात साबित ना कर दी जाए, दैट द पर्सन सो कॉजिंग, कि उस पर्सन ने वन थिंग, जो एक वस्तु है जो रिजेंबल की है, प्रवंचना करने से, रिजेम्बलेंस का प्रयोग डिसेप्शन और न्यू प्रैक्टिस डिसेप्शन, की उसका जो प्रयोग है, सादृश्यता का प्रयोग डिसेप्शन के लिए किया जाएगा, या फिर वह जानता है कि डिसेप्शन के लिए ही उसका प्रयोग किया जाएगा, संभावना है, जब तक कि कंट्रेरी, विपरीत साबित ना कर दिया जाए, तब तक यही मान के चला जाएगा कि उसने कूटकरण प्रवंचना करने के लिए ही किया है। एंड सब सेक्शन 5 में हम कोर्ट को पढ़ेंगे कि न्यायालय किसको कहा जाएगा। तो हम पहले टेबल से देखते हैं कि जज, न्यायाधीश, या फिर बॉडी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का निकाय, जिनको इम्पावर्ड, सशक्त किया गया है, बल प्रदान किया गया है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, क्या करने के लिए, एक्ट, जुडिशली, न्यायिक कार्य करने के लिए उनको लॉ के द्वारा सशक्त किया गया, इम्पावर्ड किया गया, और कैसे, एलोन। अगर एक जज है, न्यायाधीश है तो एलोन, और अगर बॉडी ऑफ जजेस है तो फिर एज ए बॉडी, मतलब जजेस को एलोन, और फिर न्यायाधीशों के निकाय को एक निकाय के तौर पर एक लॉ के द्वारा जुडिशली एक्ट करने के लिए एम्पावर्ड, सशक्त किया गया। और कब, व्हेन एक्टिंग जुडिशली, जब वह न्यायिक कार्य कर रहे हो, मतलब वह अपने पद पर हो। और इसी को हम डिफिनिशंस में देखते हैं कि कोर्ट मींस जज, कोर्ट का मतलब होता है एक जज, एक न्यायाधीश, जिसको एम्पावर्ड किया जाता है बाय लॉ के द्वारा एक्ट जुडिशली, न्यायिक कार्य करने के लिए एलोन, अकेले, और या फिर बॉडी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के निकाय को एम्पावर्ड किया गया है बाय लॉ के द्वारा एक्ट करने के लिए, जुडिशली एक्ट करने के लिए एक निकाय के तौर पर। व्हेन सच जज, ऐसे जज या फिर न्यायाधीशों के जो निकाय है, इज एक्टिंग जुडिशली, जब वह न्यायिक कार्य कर रहे हो। एंड सब सेक्शन 6 में हम डेथ को पढ़ेंगे कि डेथ का मतलब होता है डेथ ऑफ ह्यूमन, कि इस बीएनएस में डेथ अगर कहीं पर भी लिखा होगा तो उसका मीनिंग यही समझा जाएगा कि यहाँ पर ह्यूमन की डेथ की बात करी जा रही है। किसकी, ह्यूमन की डेथ की बात करी है, अनलेस, जब तक कि कंट्रेरी कंटेक्स्ट, संदर्भ से अन्यथा विपरीत कोई बात ना हो, प्रतिकूल कोई बात ना हो, तब तक डेथ अगर कहीं पर भी लिखा होगा बीएनएस में तो उसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर ह्यूमन की डेथ की बात हो रही है। और डिफिनेशंस भी यही कहती है कि डेथ मीन्स द डेथ ऑफ ह्यूमन, कि डेथ ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की डेथ, बीइंग अनलेस, जब तक कि कंट्रेरी ना हो, जब तक कि प्रतिकूल ना हो, किससे, कंटेक्स्ट से, संदर्भ से। और अगर किसी सेक्शन में डेथ ऑफ एनिमल लिखा हुआ है तब फिर उस सेक्शन में केवल डेथ का मतलब होगा कि डेथ ऑफ एनिमल, मतलब पशु की हत्या की बात हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीएनएस में डेथ लिखा है तो उसका मतलब ही होगा डेथ ऑफ ह्यूमन। एंड सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 7 है वो डिसऑनेस्टली की बात करता है, बेईमानी की बात करता है। और ये क्या कहता है कि डिसऑनेस्टली मींस डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करना इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ, जो कॉज करता है, क्या कॉज करता है, रॉन्गफुल गेन, सदोष लाभ किसी एक व्यक्ति को, और या फिर सदोष हानि किसी अन्य व्यक्ति को। अगर कोई भी व्यक्ति इंटेंशन के साथ कॉज करता है और ऐसे कर, तो फिर इस प्रकार की डूइंग एनीथिंग, इस कृत्य को डिसऑनेस्टली, बेईमानी से किया हुआ कृत्य समझा जाएगा। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि डिसऑनेस्टली मींस डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करना इंटेंशन के साथ जो कॉज करता है रॉन्गफुल गेन, सदोष लाभ किसी एक व्यक्ति को, या फिर सदोष हानि, रॉन्गफुल लॉस किसी अनदर, अन्य व्यक्ति को, तो यह डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी से किया हुआ कृत्य होगा। एंड सब सेक्शन जो 8 है वो डॉक्यूमेंट की बात करता है, दस्तावेज की बात करता है। तो इसको हम टेबल से देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कि एनी मैटर, किसी भी विषय को अगर एक्सप्रेस किया गया है, व्यक्त किया गया है, या फिर डिस्क्राइब किया गया है, या वर्णन किया गया है, कहां पर, एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ पर, मेटल हो, शिलालेख होते थे जो पत्थर पर लिखे जाते थे, कागज हो गया, किसी प्लास्टिक पेपर पर हो गया, और कैसे, बाई मींस, ऐसे साधनों के द्वारा, मतलब लेटर्स, अक्षरों के द्वारा, फिगर्स मतलब आंकड़ों के द्वारा, या फिर मार्क, चिन्हों के द्वारा, निशानों के द्वारा, या फिर मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा, मतलब ये दोनों,
या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये तीनों, मोर देन वन, इनके द्वारा अगर किसी पदार्थ पर कोई भी विषय को एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया जाता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की तकनीकी वाले रिकॉर्ड, एंड डिजिटल रिकॉर्ड मतलब बाइनरी की तकनीकी वाले रिकॉर्ड को भी इसमें शामिल किया गया। और इसका इंटेंट, इरादा, आशय क्या होता है कि टू बी यूज, इनका उपयोग किया जाएगा, और मे बी यूज या फिर उपयोग किया जा सकता है ऐसे एविडेंस के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर। तो ये सब क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्स होंगे, दस्तावेज होंगे। और इसकी डिफिनेशंस भी यही बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट का मीन्स मतलब एनी मैटर, किसी भी विषय को एक्सप्रेस किया गया है या फिर डिस्क्राइब किया गया है अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ पर, और बाई मीन्स साधनों के द्वारा, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स के द्वारा, और बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन, इन जो साधन बताए गए हैं इनमें से एक किससे ज्यादा के द्वारा, या फिर इसमें इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को भी। और इसका इंटेंट क्या है कि यूज किया जाएगा, और विच मे बी यूज, या फिर इसका यूज हो सकता है एज एविडेंस, साक्ष्य के तौर पर, ऑफ दैट मैटर, उस विषय के। तो इसको हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट, इनको हम दस्तावेज कहेंगे। एंड इसका एक्सप्लेनेशन जो वन है वो कहता है कि इट इज इमटेरियल, इसका कोई महत्व नहीं है। किसका? बाई व्हाट मीन्स, कि वह किस साधन के द्वारा, और अपॉन व्हाट सब्सटेंस, या फिर किस पदार्थ पर। द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, ये जो लेटर्स हैं, फिगर्स हैं, मार्क्स हैं, अक्षर हैं, आंकड़े हैं, या फिर निशान हैं जो फॉर्म बनाए गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि ये किस पर बनाए गए हैं। और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट, कि इनका कोर्ट में कोई आशय है या नहीं, या फिर ये कोर्ट में यूज किए जाएंगे या नहीं यूज किए जाएंगे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये महत्वहीन है, तत्वहीन है। और इसके इलस्ट्रेशंस में क्या है कि राइटिंग expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is a document। एक लेख है जो कॉन्ट्रैक्ट के निबंधनों की बात करता है, एक्सप्रेस करता है, तो और उसको साक्ष्य के तौर पर, संविदा के साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इज अ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है। आ चेक अपॉन अ बैंकर, एक बैंकर की जो चेक होती है वो भी डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट, मुख्तारनामा एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। अ मैप और प्लान, एक नक्शा या फिर कोई प्लान तैयार किया जाता है जिसका यूज किया जाएगा एविडेंस के तौर पर, डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि व्हाट एवर इज एक्सप्रेस, जो कुछ भी एक्सप्रेस किया गया है बाय मींस इन लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स के द्वारा, एज एक्सप्लेन्ड या फिर एक्सप्लेन किया गया है मर्केंटाइल, वाणिज्यिक के द्वारा या फिर अदर अन्य प्रथाओं के द्वारा, तो शैल बी डीम्ड to be expressed by such letters, figures और marks within the meaning of this section। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो ये धारा है डॉक्यूमेंट वाली, सब सेक्शन 8, इसके अकॉर्डिंग इसका वही मतलब होगा जो इसमें बताया गया है। ऑल्दो यद्यपि द सेम में नॉट बी एक्चुअली, वास्तविकता में उसका उससे कोई लेना देना नहीं था कि जब उस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया था तब उसको नहीं पता था कि ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस धारा के अकॉर्डिंग फिर उसको डॉक्यूमेंट ही समझा जाएगा। और इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि ए राइट्स हिज नेम, ये एक व्यक्ति है जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज पे पीछे अपना नेम लिख देता है, पेबल टू हिज ऑर्डर, कि उसके आदेश के अनुसार उसका पेमेंट किया जाएगा। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट, इस समर्थन का अर्थ क्या है, अनुमोदन का अर्थ क्या है, एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूजेज, कि उसको एक्सप्लेन किया गया वाणिज्यिक के यूज के द्वारा ही। इज दैट द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर, कि वह धारक को पेड हो जाएगा, धारक को अदा किया जाएगा। द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट, जो एंडोर्समेंट का डॉक्यूमेंट है, शैल बी कंस्ट्रूड, उसको ऐसा समझा जाएगा इन द सेम मैनर इन द वर्ड्स पेबल टू द होल्डर, कि उस साइन के साथ वहां पर यह भी लिख दिया गया कि उस साइन का मतलब ही है कि वहां पर यह लिख दिया गया हो जैसे कि पेबल टू द होल्डर, की वह धारक को अदा कर दिया जाए, कि जो भी व्यक्ति उस बिल ऑफ एक्सचेंज को धारण किए होगा वह उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। और वर्ड्स टू द इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर, सिग्नेचर के ऊपर यह लाइन लिख दी गई हो कि पेबल टू द होल्डर। फ्रॉडुलेंटली, कपट पूर्वक, इसको हम टेबल से देखते हैं कि डूइंग एनीथिंग, फ्रॉडुलेंटली का मीन्स होता है कि डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करना इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ। किसके इरादे के साथ? डिफ्रॉड, कपट के इरादे के साथ। क्या कहलाता है? फ्रॉडुलेंटली, ये कपट पूर्वक कृत्य है। नॉट अदरवाइज, अन्यथा की स्थिति में वह फ्रॉडुलेंटली एक्ट नहीं होगा। और इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि फ्रॉडुलेंटली मींस डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करना है इंटेंशन के साथ। किसकी इंटेंशन? डिफ्रॉड, कपट की इंटेंशन के साथ फ्रॉडुलेंटली होगा।
बट नॉट अदरवाइज, अन्यथा की स्थिति में वह कपट पूर्वक कृत्य नहीं होगा। दोस्तों इसको आज हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ लॉन। थैंक यू।